जी जनाब, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट जो कराया उसमें से आपको अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई आपको इशू लगता है तो काइंडली आप मुझसे पूछ लें। बाकी मैं अब नेक्स्ट स्टार्ट करूं। देखें, अब कोई क्वेश्चन है तो लास्ट टाइम से मुझे पूछ लें। जो अभी मैंने आपको कराया है वेलोसिटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है लॉरेंट्ज की, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं प्लीज। चलें आगे चलते हैं। अब मेरा होता है कि सर लॉरेंस पे हम्म सॉरी सर। हम्म सर लॉरेंस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं। लॉरेंस पे न्यूमेरिकल सिर्फ एक दफा आया हुआ है 2015 में। एक दफा आया हुआ है बस। मैं आपको वो भेज दूंगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर बार बार कहता हूँ पास पेपर देखा करें, उस पर आया न्यूमेरिकल। और मैं कहता हूँ कि लॉरेंस पे न्यूमेरिकल ना ही करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है डिफ़िकल्ट होता है। तो 5 नंबर का होता है। कोशिश करके वो आएगा भी नहीं इंशाल्लाह। अगर आ भी गया तो आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ये न्यूमेरिकल भेज के सोल्व वाले, उसको आप देखिएगा, कोई इशू आप मुझसे पूछिएगा। चलें आगे चलते हैं। जी ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा अहम। E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। आप बचपन से ये पढ़ते आए हैं। 2020 के पीएमएस में E इज इक्वल टू एम सी स्केयर आ गया। 2019 के पीएमएस में E इज इक्वल टू एम सी स्केयर आ गया। सीएसएस 2021 में आपके लिए थोड़ी अनफॉर्चुनेटली वो आ गया, अब नहीं आ सकता। शायद पीएमएस में आ जाए या सीएसएस का कोई पता नहीं। 10 नंबर का E इज इक्वल टू एम सी स्केयर आ गया। इसी तरह मेरा एक दोस्त था, वो इंटरव्यू देख रहा था 2020 के सीएसएस का। तो उन्होंने इंटरव्यू पैनल वालों ने उसके सामने पेज रखा और उसे कहा जी प्रूव करें E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। उसकी फिजिक्स में था सीएसएस का। तो उसने प्रूव कर दिया, तो उसका पैस ग्रुप में है। तो देखें, ये आपके लिए बड़ा ही अहम सवाल है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि E इज इक्वल टू एम सी स्केयर आप कैसे ड्राइव करेंगे। वो 10 नंबर का आपको ये आया हुआ है। सीएसएस 21 का भी पेपर खोल सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो अहम है इसका, ये दूसरा पोर्शन भी अहम है। वो ये नहीं देगा तो ये दे देगा, लेकिन वो अहम ये चीजें हैं। तो इसमें आपके पास, आपने इसे प्रूव कैसे करना है। आपके पास किसी भी चीज पे फोर्स लगती है तो आपके पास मोमेंटम चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। और हम सुबह से कल से बात यही कर रहे हैं कि रिलेटिविटी का मतलब है कि मूविंग नॉन मूविंग, मूविंग नॉन मूविंग। तो चीज नॉन मूविंग से मूविंग में जाएगी, ऑब्वियसली वो तब जाएगी जब उस पर फोर्स लगेगी, और ऑब्वियसली उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो आपने एफएससी में पढ़ा है कि चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो आप यहां से स्टार्ट लेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो एफ इज इक्वल टू डीपी ओवर डी। अब आपको पता है मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम इज इक्वल टू मैस इनटू वेलोसिटी। अब आपको पता है कि आपके पास जो मैस और वेलोसिटी है, ये दोनों रिलेटिव क्वांटिटी हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। आपको पता है कि मैस भी चेंज हो जाता है, और आपको पता है कि वेलोसिटी भी रिलेटिव है। अभी करके आए हैं वेलोसिटी का और मैस का, मैंने आपको बताया था, आप एफएससी की बुक में से देख लीजिएगा। तो मैस जो होता है वो रिलेटिव रिलेटिव होता है। मैस m इज इक्वल टू एम ओ ओवर अंडर रूट 1 माइनस बी स्केयर ओवर सी स्केयर होता है। पहले हम चीज की वेलोसिटी ले रहे थे u, यहाँ पे अब हम v ले लेंगे। बात एक ही है, आप u से भी कर सकते हैं, लेकिन आप बुक की नोटेशन को फॉलो करें ताकि आपके लिए पेपर के दिनों में इसको तैयार करना आसान हो। तो ये आपके पास आ गया d ओवर डी टी इंटू एम वी। ओके जनाब, अब आप इसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। और m और v दोनों वेरिएबल हैं, क्योंकि दोनों चेंज हो जाते हैं। क्यों दोनों चेंज होते हैं? क्योंकि दोनों रिलेटिव हैं, दोनों एब्सोल्यूट नहीं है। तो यहाँ पे आप इसका ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन में चीज मल्टीप्लाई होती है तो उस पर प्रोडक्ट रूल लगता है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने डेमो दिया था, मैंने कहा था कि आप फिजिक्स रख सकते हैं, हाँ, अगर आपने एफएससी में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं बस। तो एफएससी में मैथ, मैं आपको पता है, मैं जो भी चीज बताता हूँ मैं एफएससी लेवल पे जाके बताता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है या आपने एमएससी में पढ़ा है या आपने ये पढ़ा है, नहीं। तो आपके पास m और v, ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों वेरिएबल हैं। तो इसमें आपको पता है प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? पहले वाला वैसे ही दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला वैसे ही पहले वाले का डेरिवेटिव, और दरमियान में प्लस। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आती होगी। तो ये आपके पास आ गई फोर्स। अब देखें, जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होती है तो मोमेंटम चेंज होता है। वेलोसिटी चेंज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। और आपको पता है कि जो फोर्स होती है वो वर्क होती है, और जो वर्क होता है उसमें चेंज आपके पास एनर्जी के बराबर होता है। और इसे हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम।
और ये वर्क एनर्जी थ्योरम आपको मैं बर्नौली इक्वेशन ड्राइव करते वक्त लेक्चर फर्स्ट में बता चुका हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम पे भी 5 नंबर का सवाल है, और अब हमने जितना कर लिया है मेरे ख्याल से आप वर्क एनर्जी थ्योरम आराम से कर सकते हैं। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ऑब्वियसली वो बराबर होगा वर्क के, ठीक है, एफ इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है एफ इंटू डी एक्स। एफ क्या है? एफ आपने ये निकाला है, और डी एक्स ये है कि एक चीज जो है उस पर आपने फोर्स लगाई है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो आपके पास डी एक्स होता है। तो यहाँ पे आप जनाबे अली एफ की वैल्यू पुट करें, एम डी वी ओवर डी टी प्लस वी डी एम ओवर डी टी इंटू डी एक्स। ओके, अब ये जो डी एक्स है ये इन चीजों के दरमियान बुझा बुझा लग रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे मैस, वेलोसिटी, टाइम या वेलोसिटी ये चीजें चाहिए। तो आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी होता है, ठीक है ना। चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। यहाँ पे आप डी एक्स की वैल्यू पुट करें वी इंटू डी टी। डी टी जो है आपके पास, या आप इसको इस तरह रहने दें। अब आप क्या करें, डी टी ये वाला, इस डी टी जो अंदर आ रहे हैं इन दोनों में से डी टी को कॉमन लेके डी टी को आप काट दें। आपने पेपर में फिजिकल इसे काटना नहीं है, डेरिवेशन कटती नहीं है, कैंसिल हो गया बस। अब क्या होगा, v को अंदर मल्टीप्लाई करें एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर इंटू डी एम। ये आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई जो कि मैस और वेलोसिटी पर मुश्तमिल है, ठीक है। अब आपको पता है मैस जो है, मैस इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, ये चेंज होती है रिलेटिवली। इसलिए तो आइंस्टाइन ने कहा था कि आपके पास जो मैस होता है वो एनर्जी में तब्दील हो जाता है, और जो एनर्जी है वो मैस में तब्दील हो जाती है। पेपर 2 में मैं आपको बताऊंगा एनहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन, 2-2 मिनट के टॉपिक हैं जो पीएमएस में बस आती हैं प्रोवेंशियल लेवल पे, अगर होगा तो वहां पे डिस्कस करेंगे इसे। तो m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर 1 ओवर 2। ये आपके पास मैस, रिलेटिव मैस है, जैसे लेंथ का रिलेटिव लेंथ था l इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और जैसे टाइम का आपके पास था। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पे करके छोड़ दें। अब इधर आए, इन दोनों का स्केयर लें ताकि नीचे से अंडर रूट कट जाए, स्केयर रूट कट जाए। तो एम स्केयर आपके पास आ जाएगा एम नॉट स्केयर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। अब क्या करें, इस नीचे वाले को यहाँ पे जाके आप जनाब मल्टीप्लाई करते हैं। आपने इस नीचे वाले को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसे सॉल्व करते जाएं, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। मेरे लेक्चर लेने के बाद चीजों को सॉल्व करें। लेक्चर्स आर नॉट इनफ फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, मैं आपको बार बार कहता हूँ। लेक्चर के बाद उसे जो है चीजों को, अब स्लाइड्स को देखें, उन्हें सॉल्व करें। मेरे फौरन लेक्चर के बाद 1 घंटे बाद स्लाइड्स आपको मिल जाती हैं, स्लाइड्स पढ़ें। आप फौरन पढ़ेंगे स्लाइड्स तो आपको रिकॉर्डिंग की भी जरूरत नहीं आएगी, मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है उसे अपलोड होने में, इसलिए। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई जनाब। अब इस इक्वेशन की आप डिफरेंशियल करें, डिफरेंशिएशन करें। अब मैं जब इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखें मेरे पास m जो है वो रिलेटिव क्वांटिटी है, लिहाजा इसकी डिफरेंशिएशन होगी, ये कांस्टेंट नहीं होगा। c जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, इसी तरह m कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है। m नोड जो है वो आपके पास कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है। m नोड किसी भी बॉडी का स्टैटिक मास है, रेस्ट में मास है, तो वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। तो ये दोनों आपके पास क्या होंगे, ये दोनों आपके पास कांस्टेंट होंगे। डेरिवेशन करें, इसकी डिफरेंशिएशन करें, क्या होगी, एम स्क्वायर सी स्क्वायर की क्या होगी, सी स्क्वायर कांस्टेंट आ गया, एम स्क्वायर का 2m इंटू डी एम आ गया। मुझे उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन आती है, इसलिए मैं थोड़ा तेज करा रहा हूँ। इसी तरह एम स्क्वायर वी स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों आपके पास वेरिएबल हैं। इस पे दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाएं और प्रोडक्ट रूल लगा के इसकी डिफरेंशिएशन करें। बाकी एम नोड और सी दोनों आपके पास कांस्टेंट है, लिहाजा दोनों की डिफरेंशिएशन आपके पास 0 आ जाएगी जनाब। तो ये आपके पास हो गया 0। तो फिर आपके पास रह गया, अब इधर से आपने क्या किया, 2m इधर से कॉमन लिया, बाकी आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी सी स्क्वायर डी एम। ये आपके पास जनाब इक्वेशन आ गई। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है इसकी ये वाली साइड के, राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। ये एम वी डी वी वी स्क्वायर डी एम वी स्क्वायर डी एम। तो इस वाली को आप इससे रिलेट कर सकते हैं, इससे। तो आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू डी एम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ गया, सी स्क्वायर इंटू डी एम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सी स्क्वायर इंटू डी एम। अब आपके पास मैस जो है वो चेंज हो रहा है। मैस कहाँ से चेंज हो रहा है, जब आपके पास मैस साकिन था वो एमओ था,
जब वो वेलोसिटी v से मूव करेगा वो m हो जाएगा, तो मास इज चेंजिंग फ्रॉम mo टू m। तो आप जब इंटीग्रल लेंगे इस डिफरेंशियल को खत्म करने के लिए, तो इंटीग्रेशन दोनों साइड पे करें, तो इसका मास कहां से कहां तक जाएगा जनाब, इसका मास mo से m तक जाएगा, ठीक है ना। तो आप इधर m और m रखें, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको वैसे लिख दिया, dm की इंटीग्रेशन की, m आ गई, m पे आपने लिमिट्स लगाई तो m माइनस m नॉट लग गई, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी m c स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर, ये आपके पास आ गई। अब देखें ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी चेंज हो रही है, और अगर आप खाली एनर्जी निकालें और वो एनर्जी जो कि मैस मूविंग की वजह से है वो कौन सी है, वो ऑब्वियसली आपके पास ये है जो मैस मूव कर रहा है, तो वो ई जो खाली है वो आपके पास मूविंग मैस की है, और जो ई नोड है वो रेस्ट मैस की है। तो हमें तो आइंस्टाइन ने बताया था कि आपके पास मैस एनर्जी में चेंज होता है जब आपका मैस मूव करे स्पीड के साथ रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ लाइट की। तो आपके पास जो ई आएगा वो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एक ये होगा, और एक एनर्जी जो कि स्टैटिक मैस की होगी वो ये होगी। तो आपके पास जो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है वो प्रूव हो गया, और वो आपके पास ये आ गया। बिल्कुल आसान है, सिर्फ डिफरेंशिएशंस हैं उसके ऊपर डेरिवेशंस के बेस पर, इस पे कोई मसला आपको आप मुझसे पूछें वरना मैं आगे चलूं। तो इतना ये इसमें नहीं था, जिसको डेरिवेशन आती है वो इसको तैयार कर ले। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो आपने जहन में रखने हैं, कि ये पॉइंट हैं जिनकी मदद को आप जहन में रखेंगे, क्योंकि आप फिजिक्स के पेपर को रिटेन नहीं कर पाते, आप भूल जाएंगे वहाँ जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे और चीज़ों को जहन में नहीं रखेंगे कि क्या कहाँ पे करना है, तो आप इसे भूल सकते हैं। मैंने कोशिश तो किया आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करूँ, फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हो तो उसको याद करना आपको पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, अब आपके पास नेक्स्ट डेरिवेशन आती है, वो कहता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपको डेरिवेशन आ सकती है सिंपल, और ये आपके क्वेश्चन पेपर में एक दो बार आई हुई है, लिहाजा इस चीज को छोड़ना नहीं आपने। आगे मैं सिलेबस लिमिटेड कराता हूँ कि आप 160-50 तक आराम से पेपर कर लें, बाकी ऊपर आपकी लक होती है कि क्या आपको कहाँ से कितना आ गया। अब आपके पास ये आपने इक्वेशन को ड्राइव करना है, आपके पास ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, आपको ई स्क्वायर चाहिए, ओके, और आपको एम नोड भी चाहिए। अब एम नोड लाने के लिए इस एम को क्या करें, इस एम की रिलेटिव वैल्यू पुट करें, वो बराबर होती है एम इज इक्वल टू एम नोड ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहाँ पे पुट किया आपने, आपको ई का स्क्वायर चाहिए, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें ताकि नीचे से स्क्वायर रूट भी आपके पास जनाब खत्म हो जाए। तो ई स्क्वायर आपके पास आ गया एम नोट स्क्वायर सी फोर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को नीचे जाके डिवाइड करें तो ई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ गया, और ये बराबर हो गया एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरह। अब आप सवाल करेंगे ई को नीचे सी स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया, सी स्क्वायर से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पे सी स्क्वायर एक चाहिए, वैसे सी फोर भी चाहिए, लेकिन मैं सी स्क्वायर लूंगा क्योंकि सी फोर को सी स्क्वायर में नहीं आप कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन सी स्क्वायर को सी फोर में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, आगे चल के आपको पता लग जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, यहां तक इसे किया। अब आप मोमेंटम ले लें, क्यों मोमेंटम लें, क्योंकि आप इसको इस इक्वेशन में मोमेंटम भी चाहिए जनाब। तो आपका मोमेंटम P इज इक्वल टू एम भी आ गया, फिर m की वैल्यू पुट करें, m नोड ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। मोमेंटम जो है वो स्क्वायर में है, तो आप अब क्या करें, मोमेंटम का जनाब स्क्वायर लें। यहाँ पे मोमेंटम का आपने स्क्वायर लिया, नीचे से अंडर रूट खत्म हो गया, आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप क्या करें, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई और एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, 1 और 2, 1 इक्वेशन को जो 2 इक्वेशन है उसे 1 में से माइनस कर दें, तो ई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गया। ई ओवर सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें और पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, इनकी वैल्यूज पुट करें, इनको सोल्व करते जाएं। ये सोल्यूशन बहुत आसान है, इसलिए मैं इसको अब एक एक क्या बताऊंगा स्टेप, तो ये आप सोल्व करते जाएंगे, एंड पे आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरह करें, अब ये माइनस पी स्क्वायर को वहां ले जाएं, प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, और सी स्क्वायर को वहां जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आपकी जो फाइनल इक्वेशन है वो आपके पास ये वाली आ जाएगी। तो ये आपके पास था ई स्क्वायर बराबर है एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपको बार बार बता रहा हूँ, ये इक्वेशन पेपर में अगर 20 साल के पेपर निकालें तो 5 से 6 बार ये आई हुई है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से। फिर इसी तरह कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत दफा आए हुए हैं,
इसी तरह ये वो सवाल हैं जो आपने लाजमी करने, अगर इन पे भी समझौता करेंगे तो आपका पेपर भी 100-110 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है काइंडली पूछें जी। सर वन क्वेश्चन प्लीज। सर ये जो इक्वेशन आपने अभी निकाली है ये आइंस्टाइन की इक्वेशन की एक्सटेंशन है? नहीं, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन की एक्सटेंशन तो नहीं है, ये वैसे ही जो है एक प्रूफ है कि आपके पास एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, बिल्कुल आपको पता है आइंस्टाइन की इक्वेशन पे ही तो आप सब कुछ निकाल रहे हैं, उसकी एक्सटेंशन तो लाजमी तौर पे ही वही है, लेकिन आइंस्टाइन ने खुद नहीं ये किया। ये आप इससे कितने और ज्यादा रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, तो ये सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको देखना है। ठीक है सर एक और क्वेश्चन जी प्लीज। जी, पूछे पूछे। सर आपने ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की कॉन्सिक्वेंसेस बताया था, वो हाँ एक बार हाँ, प्लीज फिर रिपीट कर दीजिएगा भी एक कितने हैं और। ये अभी मैं कराने लगा हूँ, ये सवाल वही स्टार्ट होने लगा है। चले ओके सर ठीक है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की कॉन्सिक्वेंसेस नताइज क्या हैं। एक मैं आपको वेलोसिटी वाला करा चुका हूँ, इधर पेपर में उसने नहीं बताया कि वेलोसिटी वाला उसमें शामिल है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ CSS इज द गेम ऑफ मेंटल स्मार्टनेस, कि आपने कितने आप मेंटल स्मार्ट हैं। ऐसे की बात तो ये लग गया ना, उसमें तो वैसी बहुत चीजें चाहिए। तो बाकी जो पेपर है उनमें ये है कि आपका दिमाग कहाँ पे कितना काम कर रहा है। तो ये वेलोसिटी वाली एक होगी कॉन्सिक्वेंसेस, बाकी दो कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको और कराता हूँ कि लॉरेंस के नताइज को आप इस्तेमाल करके कैसे जो है आप रिलेटिविटी की इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो इसमें पहले है रिलेटिविटी ऑफ लेंथ, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, हम इसे पहले से कर चुके हैं, लेकिन हमने इसे लॉरेंस से नहीं किया। अब हम इसे लॉरेंस से निकालेंगे और इसे लॉरेंस से समझ लें ये कैसे होगा, बहुत आसान हो जाएगा। अगर पेपर में आपको रिलेटिविटी ऑफ लेंथ आ रहा है और वहां पे वो नहीं लिखता कि लॉरेंस से करें, तो आपको खुली छुट्टी है कि आप लॉरेंस से करके आए, आप पिछले वाला जो हमने कल वाला तरीका किया उससे ना करें। लेकिन अगर वो कह रहा है कि इसको रिलेटिविटी ऑफ लेंथ को जनरल तरीके से करें, तो आप ही को फिर जनरल तरीके से ही करना पड़ेगा जो हमने पहले किया, इसलिए मैंने आपको वो कराया था। तो देखें आपके पास रिलेटिविटी ऑफ लेंथ है जनाब। अब रिलेटिविटी ऑफ लेंथ को लॉरेंस से निकालना है आपने, बहुत आसान तरीका है अगर आपको समझ आ जाए। आपके पास एक इवेंट है, ये आपने लेंथ किसी चीज की मेजर करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्केल है, मैंने इस स्केल की लेंथ मेजर करनी है, उसका एक्स एक्सिस से ये फासला x1 है और ये फासला x2 है, जो मूविंग नॉन मूविंग देख रहा है, नॉन मूविंग जो देख रहा है। तो इसका मतलब उसकी जो ओरिजिनल लेंथ होगी जो कि रिलेटिविटी पे नहीं है, जो कि नॉन मूविंग ऑब्जर्वर देख रहा है, वो क्या होगी? ऑब्वियसली वो होगी x2 माइनस x1। और अगर उसको एक मूविंग ऑब्जर्वर देख रहा है तो वो क्या आ जाएगी? वो हो जाएगी L इज इक्वल टू x2 बार माइनस x1 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें बार का मतलब है कि मूविंग है और बार नहीं जब उसका मतलब है कि नॉन मूविंग है। LO का मतलब हम कहते हैं कि ये ओरिजिनल लेंथ है, ये रिलेटिविटी पे बेस नहीं है, और जो खाली L है इसका मतलब है ये रिलेटिविटी पे बेस है। अब आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब देखें अगर आप इस पे, आपको ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं इन नोट्स में आपको ये देखना पड़ना है। मैं इसकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ, लॉरेंस क्या होगी? x1 प्राइम बराबर होगा गैमा इंटू x1 माइनस यूटी। ठीक है ना, x1 प्राइम किसके बराबर होगा? गैमा इंटू x1 माइनस यूटी। और x2 प्राइम किसके बराबर होगा? गैमा इंटू x2 माइनस यूटी के। ओके, ये मेरे पास आ गई x1 प्राइम और x2 प्राइम की वैल्यू जो कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक है। अब इस पे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, तो इनवर्स क्या होगा? x1 प्राइम का प्राइम खत्म करें, x1 पे प्राइम लगाएं ये वाली साइड पे, और माइनस यूटी की जगह प्लस यूटी करें। ठीक है, और ये आ गया साथ में आपके पास ये। अब आप क्या करें, x1 इज इक्वल टू x1 प्राइम प्लस यूटी, और ये जो नीचे है इसका मतलब ये गैमा है, इसका मतलब यहाँ पे गैमा है। ठीक है ना, इसी तरह x2 आपके पास क्या आ जाएगा? x2 प्राइम प्लस यूटी, और नीचे वाला ये आप क्या कर दें, खत्म, मतलब गैमा लिख देना, बात एक ही है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास x1 और x2 की वैल्यू आ गई। अब आपके पास जो L ओरिजिनल निकला हुआ है, उस L जो ओरिजिनल है उसमें x2 और x1 की वैल्यू पुट करें जो कि आपने इनवर्स लॉरेंस से निकाली है। वो क्या होगी x2 और x1 की? ये मैंने लिखी हुई है, ये x2 प्राइम प्लस यूटी ओवर दिस माइनस x1 प्राइम प्लस यूटी ओवर दिस। इन दोनों का आप बोले
एलसीएम लें, आपके पास x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम आ जाएगा। ये जो x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम है ये किसके बराबर है? ये अभी मैं आपको बताया कि x2 प्राइम माइनस x प्राइम प्राइम बराबर है l लेंथ के, वो लेंथ जो चेंज हो रही है, और ये आपके पास आ गई l लेंथ। तो ये आपके पास l ओ आ गया, l ओवर अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्र सी स्क्र, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ गया l इज इक्वल टू एल ओ अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्र ओवर सी स्क्र। तो ये आपके पास लेंथ चेंज जो हो रही है ये वैल्यू आ गई। ये एल वो लेंथ है जो चेंज हो रही है, और ये एल वो वैल्यू है जो ओरिजिनल है, जो नॉन मूविंग ने मेजर किया है। और यही हमने जो कल मैंने आपको कराया था उसमें यही चीजें मैंने आपको बताई थी। तो इसमें आप देखें, आप बगौर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एल है, ये वाला एल, इसकी वैल्यू कम है किससे? इस एल से। इसलिए इसे हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लेंथ का सुकर जाना, लेंथ का कम हो जाना। जब एक नो मूविंग ऑब्जर्वर एक लेंथ को मेजर करेगा तो जो ओरिजिनल लेंथ है वो उस ओरिजिनल लेंथ की बजाय उस लेंथ को कम देखेगा। इसका ये है। तो ये लॉरेंट्ज कॉन्सिक्वेंसेस लेंथ पे था। फिर आप लॉरेंट्ज कॉन्सिक्वेंस जो है आप उसे निकालेंगे। अभी मैं कराने लगा हूं टाइम पे। इसमें से कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछे प्लीज। जी क्वेश्चन प्लीज। जी स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन नहीं? आवाज आ रही है आपको कि मैं बोली जा रहा हूँ बस? जी यस सर, आवाज आ रही है आपकी। चलें ठीक है, नो क्वेश्चन सर, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आपके पास था ए कॉन्सिक्वेंस। अब आप निकालेंगे जनाब दूसरा कॉन्सिक्वेंस। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है? वो है रिलेटिविटी ऑफ टाइम। सेम ऊपर वाले की तरह। आप देखें ये कितना मुख्तसर हो गया, और जो हमने पहले तरीका किया था जनरल वो कितना लेंथी था। तो अब जो इस पे कॉन्सिक्वेंस लगेगा वो है आपके पास टाइम का कॉन्सिक्वेंस। टाइम का कॉन्सिक्वेंस आपके पास क्या है कि आपके पास एक इवेंट है, आप उसे मेजर कर रहे हैं, उसका जो ओरिजिनल टाइम है टी ओ, वो क्या है? वो है आपके पास, ये मैंने इधर लिखा हुआ है, ये बुक में इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई, ये जो नोट्स हैं इसकी डिटेल आपको ये मिल जाएगी। तो टी ओ किसके बराबर है? T2 माइनस T1 के। तो ये वो टाइम है, ये वो प्रॉपर टाइम है जो कि एक नॉन मूविंग ऑब्जर्वर ने मेजर किया है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है? उस इवेंट को जो मेजर किया है उसको T1 से T2 पे स्टार्ट किया, T1 पे स्टार्ट किया, T2 पे खत्म किया, और वो जो स्टार्ट और एंड हुआ है उसके डिफरेंस को हम इवेंट का टाइम इंटरवल कहेंगे। तो वो आपके पास जनाब क्या है? वो टी ओ है, और वो किसके बराबर है? T2 माइनस T1 के। तो ये टी ओ आ गया। इसी तरह एक मूविंग ऑब्जर्वर जो उस टाइम को मेजर करेगा जनाबे अली, वो क्या होगा? वो होगा टी, और वो होगा T2 बार माइनस T1 प्राइम। तो ये वो टाइम है जो कि आपके पास चेंज हो रहा है, टाइम डिलेशन जो होगी। और ये वो टाइम है जो आपके पास नॉन मूविंग ने मेजर किया, जो चेंज नहीं है, जो ओरिजिनल टाइम है। इसलिए तो टाइम को एब्सोल्यूट कहते हैं, कोई नहीं पता कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आपके पास मैं आपको इस तरह ही बता देता हूँ, आपने इसे खुद सॉल्व करना है, आपने सॉल्व करके मुझे भेजना है, क्योंकि अब हर चीज आपको भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि आपने पेपर देना है, मैंने नहीं। तो आपके पास टी ओ बराबर है T2 माइनस T1, और टी बराबर है T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम। यहाँ पे आप क्या करें? वही करें कि आप पहले इसका लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन लें। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ये देखें। T1 प्राइम इज इक्वल टू T1 माइनस यू एक्स ओवर सी स्क्वायर इंटू गैमा। इसी तरह T2 प्राइम क्या होगा? T2 माइनस यू एक्स ओवर सी स्क्वायर इंटू गैमा। ठीक है, अब इसकी क्या करें? इसकी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन कर लें एंड इनवर्स। इसमें इनवर्स क्या होगा? T1 प्राइम खत्म करें, इधर T1 प्राइम आ जाएगा माइनस यू एक्स ओवर सी स्क्वायर गैमा। ये देखें, ये आपके पास T2 प्राइम आ गया, और ये आपके पास T1 प्राइम आ गया। T1 ये T2 आपके पास आ गया। T2 क्या होगा? T1 प्राइम में आप ये वाला प्राइम खत्म करेंगे, इधर प्राइम लगाएंगे। अब माइनस यू है तो माइनस यू किस में चला जाएगा? मैंने आपको पहले बताया प्लस यू में। एक्स जो इवेंट है, एक्स, इसको एक्स इंटरवल कर दें ओवर सी स्क्वायर इंटू गैमा। इसी तरह T2 प्राइम है तो इस प्राइम को खत्म करें, T2 प्राइम माइनस की जगह प्लस यू एक्स और यू एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर। तो ये आपके पास T1 और T2 आ जाएगा, जो कि T1 और T2 किसके बराबर है? TO के। तो अब आप TO, मैंने बुक से थोड़ा मुख्तलिफ किया है, आप TO आपके पास है T2 माइनस T1।
इसमें T2 और T1 की वैल्यू पुट करें, वो वैल्यू जो कि आपने इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल रखी है। तो इसमें T2 और T1 की वैल्यू आई, T2 की वैल्यू आपके पास ये है और T1 की वैल्यू आपके पास ये है। इन दोनों का डिफरेंस लें तो आपके पास एंड पे ये आ जाएगा, T इज इक्वल टू TO ओवर 1 माइनस U स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। अब ये ओरिजिनल लेंथ है और ये आपके पास ओरिजिनल टाइम है, सॉरी, और ये वाला आपके पास टाइम डिलेशन है। तो यहाँ से आपको पता लगेगा T इज ग्रेटर देन TO, इसे हम कहते हैं टाइम डिलेशन। तो ये दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस था। अगर पेपर में तीसरा पूछा जाता है तो आप वेलोसिटी वाला जो है उसको निकाल के बताएंगे कि आप वेलोसिटी को जो है किस तरह लॉरेंस और इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से मेजर करते हैं। तो ये आपके पास था टोटल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इससे आउट आपको पेपर का 1% भी नहीं आएगा, मैं होपफुल बहुत ज्यादा हूँ। मैं आपको इसके न्यूमेरिकल भी भेज दूंगा, आपको सोल्व करने के लिए भी भेजूंगा, और सोल्व जो है वो भी भेजूंगा और अनसॉल्व जो है वो भी भेज दूंगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, वरना आप मुझे इजाजत दें। जी स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन? सर वैसे ये पेयरिंग के हिसाब से आप करवा रहे हैं कि सीएसएस में पेयरिंग वगैरह का कोई सीन नहीं है? देखिए ये पेयरिंग क्वेश्चंस नहीं आप होती, करवा रहे हैं सर? सीएसएस में पेयरिंग पूरिंग नहीं होती, ये ना पीएमएस में होती है। सीएसएस तो दूर की बात है, पीएमएस प्रोविंशियल पेपर कोई पेयरिंग नहीं होती। वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है तो उसके साथ वो आपको बोल्ट्जमैन स्टैटिक भी दे सकता है। आप पास्ट पेपर देखें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पास्ट पेपर देखें, वो वेक्टर दे रहा है तो वेक्टर के साथ उठा के थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी दे सकता है। कोई पेयरिंग नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता, ठीक है? इस बात को जहन से निकाल दें, ये एफएससी तक ही ठीक था, ठीक है? माइंड ना कीजिएगा, नो पेयरिंग। नहीं नहीं सर, माइंड वाली कौन सी बात है। तो हाँ, सर वैसे आप किस सेंस से मीन्स आप हमारी प्रेपरेशन करवा रहे हैं? मीन्स मैं आप सारा सिलेबस कवर करवाएंगे? नहीं यार, मैं आपको सिलेबस सारा कराऊंगा। सिलेबस तो अनलिमिटेड है। स्पेशल थ्योरी पे तो न्यूटन की किताब है पूरी, इतनी मोटी किताब है न्यूटन की। उसमें से मैंने लाइन आपको बताई है, टाइम इज नॉट अब्सोल्यूट, और इस पे ही मैंने आपको कल थोड़ा डिस्कस किया था, टाइम होता नहीं वरना। तो देखें, मैं आपको वो कराऊंगा जो आपको 150-60 तक सीएसएस में लेकर जाए, और मैंने भी यही तैयारी की है। ये होता है स्मार्ट वर्क और स्ट्रेटजी और टारगेटेड होता है। वरना फिजिक्स की किताबें दुनिया के हर लाइब्रेरी में मौजूद है, आप खुद तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि आप कम वक्त में कितना करें। तो मैं सिलेबस मुकम्मल कराता हूँ, लेकिन सिलेबस में वो चीजें जो आपको आने वाली हैं, क्योंकि सिलेबस में तो आपको उसने लिख दिया है फ्लूइड डायनामिक्स लिखें। मैंने आपको बताया था कि आपके पास सरफेस टेंशन पे ही किताबें मौजूद हैं। तो सिलेबस तो अनडिफाइंड है, सिलेबस तो बाउंड्री लेस है, सिलेबस अम्बिगुअस है, पूरी बात सर्टन बताता ही नहीं है। अच्छा, ये बात है अब्सोल्यूट टाइम की। हाँ अकील पूछे। सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। हाँ देखिए, बस मेरा लेक्चर खत्म हो गया। अब्सोल्यूट टाइम इज नॉट अब्सोल्यूट, ये 19वीं सदी में न्यूटन ने कहा था कि टाइम अब्सोल्यूट नहीं है। फिलोसफिकल बात है, टाइम अब्सोल्यूट क्यों नहीं है? वो कहता था एक ही वक्त में माजी भी मौजूद है, एक ही वक्त में हाल भी मौजूद है, और एक ही वक्त में मुस्तकबिल भी है। वो कहता था हर चीज अभी मौजूद है। अब देखें, अगर इंसान की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो आप मुस्तकबिल हैं, ठीक है? तो इसका मतलब हाल और मुस्तकबिल जो है वो एक ही चीज है। इसलिए आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुने तो मोटिवेशनल स्पीकर ये कहते हैं कि आप जो चीज सोचते हैं वो आपको आगे मुस्तकबिल में आने में वही चीज मिलती है। लेकिन शर्त यह है कि आप जो है, जो सोच पैदा कर रहे हैं उस पर आप मुकम्मल तौर पे जो है यकीन रखें। तो क्योंकि आपका मुस्तकबिल जो है, आज की सोच है वो आपका मुस्तकबिल है। बाज़ आप ख्वाब में देखते हैं कि आप वो चीज में आगे पहुंच गए हैं, लेकिन आपको लगता है बाद में कि हाँ आप ये इस जगह पे पहले आए हैं। तो ये जो आपकी चीज होती है, आपकी रूह जो होती है, वो स्पीड ऑफ लाइट से मैयर हरकत कर सकती है, क्योंकि आपकी रूह जो है वो एक फोटोन है, क्योंकि उसका मैस नहीं है, लेकिन इट कैन मूव स्पीड ऑफ लाइट विद स्पीड ऑफ लाइट। तो इसलिए वक्त जो है वो अब्सोल्यूट नहीं है। वक्त जो है वो, अब आप देखें किसी प्लेनेट पे चल जाएं, फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला कहते हैं कि 70,000 सालों का जो होगा एक दिन होगा महशर का, हशर वाले दिन। तो वो बात इस बेस पे की गई है कि जहाँ पे रोजे महशर सजेगा, वो प्लेनेट जो जगह होगी उसकी वेलोसिटी इतनी जो होगी ज्यादा होगी कि टाइम इतना डिले हो जाएगा कि आज का जो एक दिन है वो 70,000 साल बन जाएंगे। इसी तरह मार्स के प्लेनेट की बात करें तो उधर प्लेनेट के दिन जो होते हैं वो कई कई सालों के बराबर हो जाते हैं।
तो इसका मतलब जो वक्त है वो अब्सोल्यूट नहीं है, जो आप यहाँ पे वक्त के बारे में सोच रहे हैं वो हर जगह एक जैसा नहीं है। तो ये एक सिंपल सी जो है इंटरप्रिटेशन है वक्त की। अगर आप मजीद समझना चाहते हैं तो आइंस्टाइन की जो बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात थी, ये फिलोसफिकल बात है कि टाइम इज नॉट अब्सोल्यूट। इसका फिजिक्स के पेपर से कोई फिलोसफिकल बात का लेना देना नहीं है। हमने मैथमेटिकली देखा है कि जैसे टाइम इज नॉट अब्सोल्यूट, टाइम इज चेंजेबल, टाइम चेंज होता है और अपना वक्त भी आएगा। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल? सर एक क्वेश्चन प्लीज। जी जी। सर आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात की है आज, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सर उसके बारे में थोड़ा, वर्क एनर्जी थ्योरम उसके बारे यार में थोड़ा सा प्लीज बता दीजिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम सर आपको वैसे बर्नौली थ्योरम में पढ़ा हुआ है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क के बराबर होती है। आप इसे पेपर में प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? आप वर्क को लेंगे एफ डॉट डी, ठीक है, इस एफ डॉट डी के आप ले लेंगे बराबर, पहले ये लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी लेंगे कि आपके पास एक चीज है उस पर आपने फोर्स लगाई है, उस फोर्स लगाने से उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया है। उसकी पहले यहाँ वेलोसिटी v1 थी, यहाँ वेलोसिटी v2 थी। बस आप पहले वर्क उसका डिस्कस करेंगे, फिर आप एनर्जी डिस्कस करेंगे कि किस तरह वर्क ने अपनी सारी एनर्जी किसको दे दी, काइनेटिक एनर्जी को दे दी, वेलोसिटी को v1 से v2। ये तब है जब आइडियल केस हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, एनर्जी कंजर्व आपकी जो है डेसिपेट ना हो, आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन हो। इसे वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। अगर आपको इसको मजीद समझना है तो इंशाल्लाह मैं जो है किसी दिन आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लिख के बता दूंगा, भेज दूंगा MC, ठीक है। तो ये एक जी आप सर, थैंक यू। सोचें, हाँ ये इतना मुश्किल नहीं होता। आपको बाज पेपर में सवालात खुद से करने पड़ते हैं। जैसे इस बार मैंने पेपर दिया तो मुझे स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी को खुद सोचना पड़ा, उस पर 5-10 मिनट लग गए, लेकिन सवाल अच्छा बन गया। आप पहले सोचें कि आपने लिखना क्या है, वो आपके दिमाग में चीजें होंगी ये लेक्चर लेने के बाद। बुक खुद पढ़ लें, वो भी कोई इशू नहीं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ा टाइम है, जाना है कहीं, तो मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल मिलते हैं 10 बजे।